So students, we are starting our new chapter of class 11th physics, chapter number 6, that is work, energy and power. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे we use the words work, energy and power in our day to day life often. हम हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर काफी बार यूज करते हैं बेटा कौन से वर्ड्स को, जैसे कि आपका वर्क हो गया, एनर्जी हो गई, पावर हो गया। बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं पर उनका साइंटिफिक मीनिंग नहीं पता होता हमें। साइंटिफिक मीनिंग मतलब सर जैसे देखो आप क्या कह रहे हो कि ना मैंने ये आदमी इसके ऊपर क्या कर रहा है, बहुत जोर से हिट कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है, वर्क। और यहाँ पे आपके पास एक प्रोटीन का डब्बा रखा हुआ है, अगर इस प्रोटीन के डब्बे में से प्रोटीन खाते हैं तो क्या मिलती है, एनर्जी। और ये आदमी है, इस आदमी ने ये पावर, ये जो है कार्ट उठा रखा है, दैट मीन्स इसके पास क्या है, बहुत सारी पावर है। अगर ये इसको नहीं उठा पाता है दैट मीन्स इसके पास पावर नहीं है। ये तो हम कहते हैं हमारे अकॉर्डिंग कि वर्क, एनर्जी एंड पावर की हमने कुछ डेफिनेशंस बना रखी है कि कुछ काम कर रहा है दैट इज वर्क है। एनर्जी है मतलब इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी, अगर ये चल पा रहा है तो, अगर ये किसी चीज को उठा पा रहा है दैट मीन्स इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है। तो ये तो है हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर हम जिन वर्ड्स को यूज करते हैं। हायर दिस मीनिंग डिफर फ्रॉम द मीनिंग वी गेट फ्रॉम साइंटिफिक डेफिनेशंस। जबकि बेटा इनका जो साइंटिफिक मीनिंग होता है, साइंटिफिकली हम वर्क कब कहेंगे कि वर्क हो रहा है, उसमें अलग चीजें आ जाएंगी। साइंटिफिक टर्म्स में एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो वो एनर्जी के लिए अलग टर्म्स आएंगी। साइंटिफिक टर्म्स में पावर कैसे निकालेंगे कि किस आदमी के अंदर कितनी पावर है, तो वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी, कौन से वर्क के ऊपर डिपेंड करेगी, एनर्जी के ऊपर। तो इन तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू अवर साइंटिफिक मीनिंग इन द टर्म ऑफ फिजिक्स। तो सबसे पहले जो हमारे पास पार्ट आएगा बेटा, वो आएगा स्केलर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट से मैं आपको पहले आपको बता दूं कि प्रोडक्ट कितने टाइप के होते हैं। हमने पढ़ा था ना वेक्टर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जो होता है वो आपका दो टाइप का होता है। एक तो होता है स्केलर प्रोडक्ट एंड द अनदर वन इज वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट असलियत में होता क्या है, कोई ऐसा प्रोडक्ट, किन्हीं भी दो वेक्टर्स का ऐसा प्रोडक्ट जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास एक ऐसी टर्म आए जिसके अंदर डायरेक्शन ना हो। क्या ना हो, डायरेक्शन ना हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड। द प्रोडक्ट विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन, दैट प्रोडक्ट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। और इसको किससे डिनोट करते हैं हम, डॉट प्रोडक्ट से। बात करें वेक्टर प्रोडक्ट की, तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर जो आपका नेट रिजल्टेंट आ रहा है, क्या चीज, नेट रिजल्टेंट आ रहा है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी हो एंड एज वेल एज क्या हो, डायरेक्शन भी हो। तो जब हमारे पास कोई नेट आउटपुट वेक्टर फॉर्म में आ रही है तो उसे वेक्टर प्रोडक्ट कह देते हैं। और नेट आउटपुट अगर स्केलर फॉर्म में आ रही है तो उसे क्या कह देते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कह देते हैं। आगे और अच्छे से समझते हैं इसको। तो द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, दो तरीके से बोल सकते हैं, क्या तो सर स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स। आपके पास कोई भी दो वेक्टर है ए एंड बी। वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ए एरो एंड बी एरो, दैट इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स एक एंगल के ऊपर क्या है, प्लेस है। एंगल कौन सा ले रखा है बेटा हमने, थीटा। दिस एंगल इज थीटा। दिस इज ए वेक्टर and this is b vector denoted as a dot b। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, a डॉट b के इक्वल होगा एंड इज डिफाइंड एज a डॉट b इज इक्वल टू a b cos थीटा। यहाँ पे a के ऊपर एरो आएगी, b के ऊपर एरो आएगी, a के ऊपर एरो आएगी, b के ऊपर एरो आएगी। a आपका क्या है, वेक्टर है, b आपका क्या है, वेक्टर है। जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड इनटू cos फंक्शन ऑफ द एंगल बिटवीन प्रेजेंट। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल प्रेजेंट है उसका cos फंक्शन एंड इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन, दैट विल बी इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब आप देखोगे यहाँ पे ना तो ए के वेक्टर के पास कोई डायरेक्शन है, ना बी वेक्टर के पास कोई डायरेक्शन है, ना cos थीटा की कोई डायरेक्शन है। तो ये सारा का सारा प्रोडक्ट आपका कैसा आ रहा है,
स्केलर आ रहा है जिसके ऊपर किसी भी टाइप की कोई भी डायरेक्शन प्रेजेंट नहीं है, देयरफॉर दिस प्रोडक्ट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर है। बात करें मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, -4, -4 का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 4 होता है। -7 का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 7 होता है। 7 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, 7 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो इसमें जो आपका मैग्नीट्यूड आएगा वो सिर्फ कितना आएगा, 7 किलोमीटर। हम डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे क्या, नहीं सर, डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे। जो आपकी सिर्फ मैग्नीट्यूड क्वांटिटी होती है उसी को हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, दैट इज नोन एज योर मैग्नीट्यूड। तो अगर आपके पास, हमें समझ में क्या आया सर, कि अगर एक तो ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, तो इनका जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, ए बी कोस थीटा के इक्वल आएगा। वो कैसे आएगा वो अभी आगे पढ़ेंगे, कि जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में टूट जाएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट में टूट जाएगा। किसी भी एक वेक्टर को तोड़ लेंगे हम, क्या तो ए को ब्रेक डाउन करेंगे या फिर बी को ब्रेक डाउन करेंगे। बी को ब्रेक डाउन करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ ए, या फिर ए को ब्रेक डाउन कर लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ बी। आया या नहीं आया, चलो देखो। ए बी एंड कोस थीटा आर स्केलर्स। तो आपने देख लिया होगा कि यहाँ पे जो ए है वो मैग्नीट्यूड है, बी जो है वो भी क्या है, मैग्नीट्यूड है, कोस थीटा ये भी मैग्नीट्यूड है, सॉरी ये भी एक स्केलर है, डायरेक्शन तो है नहीं, तो ये सारे के सारे कैसे हैं, स्केलर्स। तो जो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का, वो कैसी क्वांटिटी आ रही है, स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर इट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। बोथ वेक्टर्स ए एंड बी हैव अ डायरेक्शन। वेक्टर ए और वेक्टर बी के पास तो कौन सी डायरेक्शन है, डायरेक्शन है, बट देयर स्केलर प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ डायरेक्शन। लेकिन उनका जो स्केलर प्रोडक्ट आ रहा है उसके पास डायरेक्शन है क्या, नहीं सर, उनके पास डायरेक्शन नहीं है। वो कैसा आ रहा है, स्केलर आ रहा है। तो ये देखो, ये मैं आपको समझाना चाहता था। बी इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बी जो है वो किसका प्रोडक्ट है, ए के मैग्नीट्यूड का। एंड द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, या फिर कंपोनेंट ऑफ बी किसके अलोंग, ए के अलोंग। तो सबसे पहले पहली लाइन को समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखो, हमारे पास एक वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है ये, बी वेक्टर, और एक और वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है सर, ये कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर। तो हमने क्या किया, इस बी को ना ब्रेक डाउन कर लिया। ब्रेक डाउन किया तो हमेशा जब हम किसी वेक्टर को ब्रेक डाउन करते हैं तो वो दो कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन होता है। कितने कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन होता है, दो कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन होता है। एक तो आता है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट विच वी हैव कंसीडर इन आवर वेक्टर चैप्टर। किसको दो, जिस एंगल, जिस लाइन के साथ वो थीटा एंगल बना रहा होता है उस साइड तो कौन सा कंपोनेंट आता है, बी कोस थीटा। और जो इसके वर्टिकल कंपोनेंट होता है ये कौन सा होता है, बी साइन थीटा। तो बी साइन थीटा तो हमारे किसी काम आ नहीं रहा है, क्योंकि ये तो ए के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। काम कौन आ रहा है, बी कोस थीटा। आ रहा है या नहीं आ रहा। तो बी वेक्टर को हमने रिजोल्व कर लिया किसके अंदर, बी कोस थीटा के अंदर। और ये बी कोस थीटा किसके अलोंग है, ए वेक्टर के अलोंग है। तो ये हमारे पास क्या मिलके क्या बनाएगा, ए बी कोस थीटा। क्लियर है। तो B इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। B क्या है बेटा, प्रोडक्ट है किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का, या फिर जो B का एक कंपोनेंट है वो किसके अलोंग आ रहा है, ए के अलोंग आ रहा है। अल्टरनेटिवली इसी तरीके से B का कंपोनेंट ए के अलोंग आया है तो ए का कंपोनेंट किसके अलोंग आएगा, B के। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग B। तो देखो ध्यान से, अब की बार हम कौन से वेक्टर को रिजोल्व कर रहे हैं, ए वेक्टर को रिजोल्व कर रही है। अच्छा, ये जो बी cos थीटा ये कहां तक होगा, तो जो वेक्टर से हम एक लाइन ले लेंगे परपेंडिकुलर ऑन द सेकंड वेक्टर, यहां तक हमारे पास कौन सा एंगल होगा, बी cos थीटा। इसी तरीके से ए से परपेंडिकुलरली हम क्या लेंगे, एक लाइन लेंगे परपेंडिकुलरली, दैट मींस इस लाइन पे इसके साथ क्या एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, तो यहां से लेके ए कंपोनेंट को तोड़ लेते हैं। तो ए कंपोनेंट जब एंगल बनाएगा तो एक तो इसके पास कौन सी डायरेक्शन आएगी, वर्टिकल डायरेक्शन आएगी। दैट वर्टिकल कंपोनेंट इज नोन एज ए साइन थीटा। और एक क्या आएगा बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके साथ बनेगा, जो थीटा एंगल बना रहे हैं। तो इसकी एक्सिस पे हमारे पास कौन सा एंगल बन जाएगा, ए कोस थीटा। ए कोस थीटा किसके अलोंग आ रहा है, बी के अलोंग आ रहा है। तो ये हमारे पास मिलके क्या बनाएगा, ए बी कोस थीटा। समझ आया नहीं आया, कोई दिक्कत।
तो इस तरीके से क्या तो बी वेक्टर ए के अलोंग टूटता है या फिर ए वेक्टर बी के अलोंग टूटता है। जो प्रोडक्ट आता है वो हमारे पास कैसा होता है, स्केलर होता है, उसके अंदर किसी भी टाइप की कोई भी डायरेक्शन प्रेजेंट नहीं होती है। इज इट क्लियर और नॉट? अब कुछ लॉज हैं, ये लॉज आपको बार बार पढ़ने पड़ते हैं। जैसे एक तो आ गया आपका कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तो आपने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में हमने पढ़े थे सारे लॉज। तो देखो इसमें किस तरीके से एक्ट करते हैं। तो B इज इक्वल टू बी डॉट ए, दैट इज अ स्केलर प्रोडक्ट इज अ कम्यूटेटिव। कि यहाँ पे देखो ध्यान से, ये ऐसे है, ए डॉट बी है, ए डॉट बी। अगर ये किसके इक्वल हो जाए, बी डॉट ए के इक्वल हो जाए, देन वी कैन से दैट द आवर स्केलर प्रोडक्ट इज फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ। तो इसको हम करके देख लेते हैं। लेट अस एज्यूम कि आपके पास 4.5 है एट एन एंगल ऑफ कोस 60 डिग्री। तो वही 5.4 होगा किसके इक्वल, ऐसे लेते हैं, थीटा हमारा कितना है, 60 डिग्री है। तो कितना होगा, 4 इंटू 5 इंटू में कोस 60। और क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू कोस 60। बोथ थिंग्स आर सेम। क्लियर और नॉट? माइनस तो किसी में आना नहीं है। माइनस क्यों नहीं आना है? क्योंकि हम सिर्फ क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड्स ले रहे हैं। तो डायरेक्शन तो आएगी नहीं, सिर्फ हमारे पास मल्टीप्लीकेशन है। और सिंपल मल्टीप्लीकेशन तो आप चाहे 0 को 5 से कर लो, चाहे 5 को 0 से कर लो, आना तो 0 ही है। तो यहाँ पे आपके पास सिंपल से देखा जाए तो जो आपका मैग्नीट्यूड है वो सेम आ रहा है और थीटा तो सेम रहना ही है। तो आपका जो ए डॉट बी है वो किसके इक्वल आएगा, बी डॉट ए के इक्वल आएगा। दैट मीन्स इट फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड इज स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ए आएगा, ए डॉट बी प्लस सी। तो इसको जब हम निकालेंगे तो क्या बनेगा, ए डॉट बी बनेगा प्लस में ए डॉट सी बनेगा। तो दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या फॉलो करता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। फर्दर अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें कांस्टेंट से। लेट अस अज्यूम हमारे पास क्या है, एक ए वेक्टर है, ए वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया लैम्डा से, और बी वेक्टर को भी मल्टीप्लाई कर दिया किससे, लैम्डा से। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, लैम्डा ऑफ ए डॉट बी। इज इट क्लियर और नॉट? हम ए वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर हमारे पास कोई भी एक प्रोडक्ट है ए डॉट बी, तो लैम्डा ऑफ ए डॉट बी, अगर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो लैम्डा विल बी मल्टीप्लाइड विद ए एंड लैम्डा विल बी मल्टीप्लाइड विद बी। तो ये लैम्डा हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है। क्लियर है, आ गया समझ में? इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो दैट आर द थ्री लॉज व्हिच आर फॉलोड बाय द स्केलर प्रोडक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 3D फॉर्म में पढ़ा होगा कि जो आपका एक्स एक्सिस है उसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर आता है। एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर आता है, आई कैप। वाई के अलोंग कौन सा आता है, जे कैप। एंड जेड के अलोंग क्या आता है, के कैप। ये आपका कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये एक्स हो, एक्स इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, बस तीनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। आप ध्यान से देखो, हमने पढ़ा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो किसके इक्वल होता है, ए बी कोस थीटा के इक्वल होता है। अब मान लो आपके पास एक यूनिट वेक्टर है, ए इज अ यूनिट वेक्टर, बी इज अ यूनिट वेक्टर, ए कैप बी कैप। तो इनका मैग्नीट्यूड तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 और कोस। अब ध्यान से देखो, ये ए वेक्टर तो किसके अलोंग आ रहा है, आई कैप के अलोंग आ रहा है, और बी वेक्टर किसके अलोंग आ रहा है, जे कैप के अलोंग आ रहा है। तो आई और जे के बीच में तो एंगल कितना होता है, कोस 90 डिग्री। दैट मीन्स कोस 90 डिग्री क्या होता है, जीरो। कोस जीरो कितना होता है, 1 होता है। ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखने की बात ये है कि जब हम आई डॉट जे कर रहे हैं तो एंगल कितना है इनके बीच में, 90 डिग्री। कोस 90 कितना हो जाएगा, 0। इसी तरीके से जे डॉट के क्या हो जाएगा, 0। और आई डॉट के क्या हो जाएगा, 0।
बट जब हम क्या करेंगे आई डॉट आई करेंगे तो आई डॉट आई मतलब कोस जीरो एंगल, और जीरो एंगल पे क्या होता है कोस जीरो वन होता है, तो आई डॉट आई कितना आएगा वन, जे डॉट जे कितना आएगा वन, एंड के डॉट के कितना आएगा वन। ये समझ आया या नहीं आया? अब इस पे एक प्यारा सा क्वेश्चन बनता है आपका कि आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू ए एक्स एट आई कैप, ए वाई इंटू जे कैप एंड ए जेड in k cap. We have also a simple product, we have another vector that is bx I cap, by j cap and bz k cap. जब हम इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन में भी कौन सा प्रोडक्ट करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ध्यान से देखो ax की आई कैप है तो ax आई कैप को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे bx आई कैप से, आई कैप क्या हो जाएगा वन, तो ax इंटू bx। अब इसी में ax आई कैप को मल्टीप्लाई करेंगे किससे by j कैप से, तो ax को by से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आई डॉट जे आएगा, आई डॉट जे तो क्या होता है जीरो, तो ये तो इनका बीच में तो किसी भी टाइप की कोई भी मल्टीप्लीकेशन नहीं होगी। ax आई कैप को मल्टीप्लाई करेंगे किससे bz k कैप से, यहाँ पे क्या आएगा आई डॉट k कैप, आई डॉट k कैप क्या होता है जीरो होता है, तो इनकी भी किसी भी टाइप की कोई भी मल्टीप्लीकेशन नहीं होगी। इसका मतलब ये समझ आ गया हमें कि i का किससे होगा आई से, j का j से और k का k से, तभी हमारे पास आंसर क्या आएंगे वन आएंगे, अदरवाइज हमारे पास आंसर क्या आएंगे जीरो, और उनकी मल्टीप्लीकेशन नहीं होगी। तो ए वाई की किससे मल्टीप्लाई हो रही है बी वाई से, और ए जेड की किससे मल्टीप्लाई हो रही है बी जेड से। So that will be the our scalar product of two vectors which have a unit vector along the direction I, j and k or x, y and z। तो ये होता है आपका प्रोडक्ट। Is it clear or not? आ गया समझ में? आगे आ रहा है हमारे पास नोशंस ऑफ वर्क एंड एनर्जी थ्योरम, इसे वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं, नोशंस ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो द वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेट्स दैट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज आ रहा है ऑफ अ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल का, इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स, वो किसके इक्वल होगा उस वर्क के इक्वल होगा जो उस नेट फोर्स से उसके ऊपर किया गया है। कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है आराम से चल रहा है प्यारा प्यारे तरीके से, इसके पास अपनी खुद की एक इनिशियल वेलोसिटी है, पीछे से कोई एक बच्चा आया शैतान सा, इसने आके इसको क्या मारा धक्का मारा, धक्का मारा तो काइनेटिक एनर्जी आई, काइनेटिक एनर्जी आई तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या आया चेंज आया, और वो जो चेंज आया है काइनेटिक एनर्जी के अंदर किसी भी पार्टिकल का या फिर इस प्यारे से बच्चे का, वो किसके इक्वल होगा वर्क डन के इक्वल होगा जो नेट फोर्स की वजह से हुआ है। मतलब इस बंदे ने इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगाया है उस फोर्स की वजह से जो वर्क डन आया है वो वर्क डन किसके इक्वल होगा जो इसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज आया है उसके इक्वल होगा। तो वी कैन सिंपली से दैट फ्रॉम द फॉर्मूला व्हाट the change in kinetic energy, the change in kinetic energy of any particle is equal to the work done which is done by a net force, that is known as work energy theorem या फिर notions of work and kinetic energy। ड्राइव कैसे करेंगे सर, तो वर्क हमने पढ़ लिया कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज का मतलब क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ड्राइव करेंगे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, कैसे सर, वी नो दैट द इक्वेशन इन 3D v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसके इक्वल हो जाता है 2a s के इक्वल होता है, कोई डाउट नहीं है सर। u क्या है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, v यहाँ पे क्या है फाइनल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन और d क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दूं डिवाइड कर दूं या फिर मल्टीप्लाई कर दूं किससे m/2 से, तो v स्क्वायर के बाहर क्या आ जाएगा m/2 आ जाएगा, दैट इज हाफ m v स्क्वायर, यू स्क्वायर के बाहर भी क्या आ जाएगा हाफ एम आ जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर, और इसके बाहर भी क्या आ जाएगा हाफ एम आ जाएगा, हाफ एम इंटू में 2 इंटू में ए इंटू में डी, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब बचा यहाँ पे क्या मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास इंटू एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है फोर्स,
और साथ में क्या आ रही है, डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं और अगर वो कोई अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, अगर फोर्स लगाने से पोजीशन चेंज हो रही है तभी हम उसे क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। समझ आया नहीं आया? तो आपका जो ये अच्छा हाफ एम वी स्क्वायर क्या होती है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है। हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी, तो कौन सी होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स के एफ माइनस के आई किसके इक्वल आ गया, वर्क के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास क्या बन गई, के एफ बीच में माइनस, ये क्या बन गई, के आई, और m इंटू ए क्या होता है, फोर्स, इंटू में डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को ही तो हम क्या बोलते हैं बेटा, वर्क। तो जो आपका चेंज है काइनेटिक एनर्जी के अंदर वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, वर्क डन बाय अ नेट फोर्स के इक्वल आएगा। एंड दैट इज नोन एज एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, या फिर नोशंस ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। तो दैट इज ऑल अबाउट योर लेक्चर। वर्क के बारे में और पढ़ लेते हैं। The work done by the force, work done by the force क्या होता है, is defined to be the product of component of the force, force के component की product किसके साथ, direction of displacement के साथ, and the magnitude of this displacement is equals to work done is equals to force into displacement। देखो ध्यान से, आपके पास क्या एक फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं दो तरीके से बनता है, कि इसको भी हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो इसका कंपोनेंट तो इधर ही आएगा, एफ एस कोस के बीच में कितने एंगल आ गया, 0 डिग्री। कोस 0 कितना होता है, 1, दैट इज फोर्स कितना, वर्क डन कितना आ रहा है, मैक्सिमम। इज इट क्लियर और नॉट? दैट इज केस नंबर 1। सेकंड केस हमारे पास क्या बनेगा, इसको आगे पढ़ लेते हैं यहाँ पे। केस नंबर 1 हमारे पास क्या बना है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में क्या आ रही है, डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल हमारा कितना बन गया, कोस 0। कोस 0 क्या होता है, 1। तो वर्क डन इज मैक्सिमम, दैट इज एफ डॉट एस। बात करें सेकंड टाइप की, तो सेकंड टाइप क्या होगा आपका, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। क्लियर है? ये स्टेयर्स वाले केस पे होता है, स्टेयर्स का केस पढ़ेंगे हम अभी। मतलब आपके पास कोई भी एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, और यहाँ से एक बच्चा आया भागता हुआ, उसने आपको धक्का मारा, आप आगे जाओगे या फिर वापस पीछे आ जाओगे, हमने फोर्स तो इस साइड लगाया, थोड़ा सा आगे जाएगा लेकिन इंक्लाइन पे वापस से क्या जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। दैट मींस जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ रही है, डिस्प्लेसमेंट। तो इनके बीच में एंगल कितने का हो गया, 180 डिग्री का। तो कोस 180, एफ डॉट एस इंटू कोस 180 डिग्री। 180 कोस 180 क्या होता है, -1। तो यहाँ पे आएगा वर्क डन मिनिमम, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डॉट एस। एंड थर्ड केस बनता है हमारे पास, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसके परपेंडिकुलरली हमारे पास क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। तो एफ एस कोस कितना आएगा, 90 डिग्री। कोस 90 कितना होता है, 0। तो यहाँ पे वर्क डन कितना आएगा, 0। ये सर आप करने किया कैसे, तो ये ध्यान से देखना, ये हमारे पास क्या है, फोर्स लग रहा है एट एन एंगल थीटा, क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। हम इस वेक्टर को तोड़ देंगे, किसकी टर्म्स में तोड़ देंगे, थीटा की टर्म्स में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ कोस थीटा, और ये एफ कोस थीटा किसके लॉन्गर है, एस के लॉन्गर है। वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। इसका मतलब ये है कि वर्क डन में जो फोर्स डो इनटू डिस्प्लेसमेंट होती थी उसमें कौन सा प्रोडक्ट आता था, स्केलर प्रोडक्ट। इसीलिए आपका फोर्स कैसी क्वांटिटी, वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी, वेक्टर। दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, स्केलर, एंड दैट स्केलर प्रोडक्ट विल बी वर्क। आया नहीं समझ आया? वर्क कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, दो वेक्टर्स का। क्रॉस प्रोडक्ट होता तो कैसा आता, वेक्टर। तो आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो दैट ऑल योर केसेस। तो वर्क डन बाय अ फोर्स इज डिफाइंड एज टू द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। कि जो आपका फोर्स का कंपोनेंट है दैट विल बी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट,
एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट, और इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, एफ डॉट डी। अब वर्क जो है आपका अभी अभी मैंने आपको बता ही दिया, थीटा 0 डिग्री है तो वर्क कितना आएगा, एफ एस। थीटा 180 डिग्री है माइनस ऑफ एफ एस, एंड थीटा 90 डिग्री है तो वर्क विल बी 0। अब इसमें दो केस और बनते हैं, ये मान लो आपका फोर्स ही 0 हो जाए तो वर्क कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि फोर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए तो भी वर्क क्या आएगा, 0 आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0 हो गई। क्लियर है? तो इन केसेस को स्टडी आउट कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, ये एक आदमी है, काम धंधा कुछ है नहीं हमारी तरह, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। ध्यान से देखो कैसे, ये हमारे पास क्या है, वॉल है, क्या है, वॉल। वॉल पे ये आदमी क्या कर रहा है, धक्का लगा रहा है, धक्का लगा रहा है, फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन वॉल खिसक गई क्या, वॉल तो नहीं खिसकी, तो डिस्प्लेसमेंट कैसी हो गई, और डिस्प्लेसमेंट 0 होगी तो फोर्स भी कैसा होगा, इन दिस केस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वॉल इज 0, देयरफॉर द फोर्स विल आल्सो बी 0। सेकंड केस पढ़ते हैं हम। ये जो आपकी बॉल है, ये बॉल है, ये फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर किसी भी टाइप का फोर्स एक्ट नहीं करेंगे तो भी ये क्या करेगी, रोल करेगी। रोल करेगी तो कैसा आएगा, फोर्स तो लग रहा है, फोर्स इज नॉन जीरो, ऐसा है क्या, नहीं, डिस्प्लेसमेंट हो रही है सर, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। पर हम किसी भी टाइप का कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं, फिर भी बॉल क्या करे जा रही है, रोल करे जा रही है। फोर्स तो कैसा है, 0 है, लेकिन फिर भी बॉल क्या करे जा रही है, रोल करे जा रही है, क्योंकि नीचे जो आपका सरफेस है वो कैसा है, फ्रिक्शनलेस, उसके ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो चीजें मूव करती रहेंगी। आप चलते चलते रुक जाते हो, क्यों रुक जाते हो, क्योंकि आपके पास नीचे क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। यहाँ पे तो लग ही नहीं रहा है फ्रिक्शन, ये बॉल क्या होगी, चलते चलते रुक जाएगी, ऐसा होगा क्या, नहीं, नहीं रुकेगी। तो डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू 0 बट फोर्स इज इक्वल टू 0। तो हमारे अकॉर्डिंग, साइंस के अकॉर्डिंग वर्क कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि आपका फोर्स क्या है, 0 है। थर्ड केस इज द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर आपका फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, तो वर्क कितना होगा, 0 होगा, दैट इज एफ एस कोस 90 डिग्री। कोस 90 क्या होता है, 0 होता है, तो वर्क डन कितना आएगा, 0। तो द फोर्स एंड द लेडी इज अप्लाइंग ऑन द बकेट, जो फोर्स ये लेडी अप्लाई कर रही है बकेट के ऊपर, और चल कहां पर रही है, सामने की तरफ, तो आप खुद बता दो इसके अंदर एंगल कितने का आएगा, 90 डिग्री का। कि ये बकेट के ऊपर फोर्स लगा रही है अपवर्ड और चल रही है सामने, तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री बन रहा है तो वर्क कितना आएगा, 0 इज अपवर्ड डायरेक्शन व्हाइल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बकेट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फोर्स ऐसे लग रहा है और चल ऐसे रही है बकेट, 90 डिग्री के अंदर। क्लियर है बेटा, आ गया समझ में? दैट्स ऑल अबाउट योर आवर लेक्चर। आज की क्लास में हम करेंगे इतने। तो इसके लिए आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसकी वीडियो की। प्लस आपको अगर इसके नोट्स चाहिए हो, अगर बेटा आप नोट्स को फॉलो अप करना चाहते हैं तो नोट्स जो हैं आपको मिलेंगे इन योर वीडियो डिस्क्रिप्शन। वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके पास लिंक मिलेगा, उस लिंक के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको वो नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। उस नोट्स की पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगी। यू कैन अरेंज योर नोट्स फ्रॉम दैट डिस्क्रिप्शन एंड राइट इट इन योर नोटबुक्स। आप अपनी नोटबुक अच्छे से बना सकते हैं, एंड जितना आप अपनी नोटबुक को अच्छे से बनाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। प्लस अटेम्प्ट क्वेश्चंस कहाँ से अटेम्प्ट करने हैं, तो जो सबसे पहली एडवाइस मेरे पास रहती है बेटा, कई बच्चों के कमेंट्स आते हैं या कई बच्चे मेरे से पूछते हैं कि बुक्स कौन कौन सी करें सर, तो सबसे पहली जो रिकमेंडेड बुक है, सबसे अच्छी बुक है, वो आपके लिए रहेगी बेटा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में 3 चीजें होती हैं, एक होते हैं आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एक होते हैं आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस, और एक होते हैं आपके एग्जाम्पल्स। तो ये 3 चीजें आप कवर करके चलो किसी भी हालत में। आफ्टर दैट यू विल अटेम्प्ट अवर सेकंड बुक, जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आफ्टर कवरिंग द एनसीईआरटी। दैट्स ऑल अबाउट अवर लेक्चर। थैंक यू बेटा।